बच्चों, आज जो है हम इकोनॉमिक्स में वीडियो बनाने जा रहे हैं। इसका पहला वीडियो जो है हम आप लोग के को भेज चुके हैं और यह पार्ट 2 है। इसको हम लोग तोड़ तोड़ के आपको क्लियरली बताते हैं जिससे कि आपका एग्जाम जो है बहुत अच्छा जाए, है ना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए होइएगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम उन्हीं वीडियोस को लाते हैं जिससे 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्न में कौन सा कथन सत्य है। औसत लागत, चलो तो देखते हैं। औसत लागत बराबर कुल स्थिर लागत बराबर कुल परिवर्तन लागत। औसत लागत बराबर औसत स्थिर लागत बराबर कुल परिवर्तनशील लागत। औसत लागत बराबर कुल स्थिर लागत बराबर औसत परिवर्तन लागत। औसत लागत बराबर औसत स्थिर लागत बराबर औसत परिवर्तन लागत। तो हमारा आंसर इसमें सी हो जाएगा। औसत लागत बराबर कुल स्थिर लागत और बराबर औसत परिवर्तन लागत। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। चलो इसको हम लोग देखते हैं कैसे क्लियर होगा। उत्पादन का सक्रिय साधन है। उत्पादन का सक्रिय साधन मतलब ये जितने हैं इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट क्या होगा? पूंजी होगा, श्रम होगा, भूमि होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो उत्पादन के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तो पूंजी भी है, भूमि भी है, श्रम भी है, बट ये दोनों भी रहेगा। अगर श्रम करने वाला नहीं रहेगा तो नहीं होगा, इसलिए उत्पादन का सक्रिय साधन क्या हो जाएगा? श्रम हो जाएगा। और अगर इसमें इनमें से सभी रहता तो हम लोग क्या मारते हैं? इनमें से सभी लगाते। ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता में औसत आय बराबर सीमांत आय। औसत आय बड़ा है सीमांत आय से। औसत आय से बड़ा है सीमांत आय। औसत आय प्लस सीमांत आय। तो पूर्ण प्रतियोगिता जो भी होगा उसमें औसत आय और सीमांत आय दोनों बराबर होगा। इस चीज को आप लोग याद करना कि पूर्ण प्रतियोगिता में हमेशा औसत आय और सीमांत आय क्या होता है? बराबर होता है। जब सीमांत लागत बढ़ती है तो औसत लागत बढ़ती है। औसत लागत भी बढ़ती है, कुल लागत भी बढ़ती है। औसत लागत सीमांत लागत से कम रहती है, उपेक्षित सभी। तो हम लोग देखते हैं औसत लागत सीमांत लागत में कम रहती है, तो ये होगा नहीं, इसलिए हम लोग तो ये दोनों नहीं होगा, क्योंकि सी नहीं होगा। यहाँ पे सभी है तो ये भी नहीं होगा। सबसे पहले आप लोग देखो कि कैसे आप तुक्का मारते हो। तो तुक्का मारने के लिए भी थोड़ा सा दिमाग होना चाहिए। जब सीमांत लागत बढ़ती है तो अब ये दोनों में हमको बताना है कि इस दोनों में कौन सा होगा। औसत लागत भी बढ़ती है, ठीक है, कुल लागत भी बढ़ती है। तो सीमांत लागत बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे कुल लागत भी बढ़ेगा। ठीक है, फिर हमारा क्वेश्चन है, निम्न चित्र प्रदर्शित करता है। निम्न चित्र प्रदर्शित करता है, ये जो चित्र है वह क्या प्रदर्शित करता है उसको हम लोग देखते हैं। कुल स्थिर लागत, कुल परिवर्तनशील लागत। तो यह जो चित्र है यह लागत को प्रदर्शित करती है। क्या करती है? लागत को, क्योंकि यहाँ उत्पादन है और यहाँ लागत है। तो यहाँ पे केवल हम लोग को कुल स्थिर लागत यहाँ पे नहीं शो कर रहा है, यहाँ पे कुल परिवर्तन भी नहीं बता रहा है। यहाँ लागत है, यहाँ उत्पादन है और यहाँ लागत है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? लागत हो जाएगा। फर्म का लाभ निम्नलिखित में किस शर्त को पूरा करने पर अधिकतम होगा? फर्म का लाभ निम्नलिखित में से किस शर्त को पूरा करने पर अधिकतम होगा? फर्म का लाभ निम्नलिखित में किस शर्त को पूरा करने पर अधिकतम होगा? सीमांत आगमन बराबर सीमांत लागत। सीमांत लागत वक्र सीमांत आगत रेखा के नीचे से काटती है। ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं। तो फर्म का लाभ जो होता है निम्नलिखित में से सीमांत लागत और सीमांत आगमन दोनों के आधार पे होता है। तो हमारा आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा। यदि बाजार आपूर्ति वक्र बाईं ओर खिसक रहा है तो कारण हो सकता है। यदि बाजार आपूर्ति वक्र बाईं ओर खिसक रहा है तो हो सकता है फर्मों की संख्या में कमी। फर्मों की अपरिवर्तनशील संख्या
फर्मों की संख्या में वृद्धि, ठीक है, और वस्तु की कीमत में परिवर्तन। तो यदि बाजार आपूर्ति वक्र बाईं ओर खिसक रहा है तो कारण हो सकता है फर्मों की संख्या में कमी। क्या आंसर हो जाएगा? फर्मों की संख्या में कमी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस बाजार में AR वक्र X अक्ष के समानांतर होता है? पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार, एकाधिकारी प्रतियोगिता, इनमें से कोई नहीं। तो किस बाजार में AR वक्र X अक्ष के समानांतर होता है? तो पूर्ण प्रतियोगिता में होता है। किसमें होता है? पूर्ण प्रतियोगिता में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बाजार में औसत आय सीमांत आय के बराबर होती है? किस बाजार में औसत आय सीमांत आय के बराबर होती है? पूर्ण प्रतियोगिता, अल्पाधिकार, अपूर्ण प्रतियोगिता या एकाधिकार। ठीक है, किस बाजार में औसत आय सीमांत आय के बराबर होगी? तो पूर्ण प्रतियोगिता जहां पे भी होगा, ठीक है, वहां औसत आय और बाजार जो होता है, बाजार और औसत आय सीमांत आय के बाजार में जो है, बाजार में औसत आय और सीमांत आय बराबर होगी। किसमें होगी? वो पूर्ण प्रतियोगिता में होगी। ठीक है, चलो बाजार की निम्नलिखित में कौन सी विशेषता है? बाजार की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता होगी? तो एक क्षेत्र, क्रेताओं और विक्रेताओं की स्थिति, वस्तु का एक मूल्य, उपयुक्त सभी। बाजार को जो विशेषता होगा वह होगा एक क्षेत्र होगा, क्रेता विक्रेता का स्थिति भी होगा, खरीदने और बेचने वाले का और वस्तु का क्या मूल्य वह भी होगा। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकाधिकार बाजार किसे दर्शाता है? एकाधिकार बाजार किसे दर्शाता है? ठीक है, तो वो है उत्पादन प्रक्रिया, वितरण प्रणाली, बाजार प्रवृत्ति, इनमें से कोई नहीं। एकाधिकार बाजार किसको दर्शाता है? तो उत्पादन प्रक्रिया के आधार पे होगा, वितरण प्रणाली होगा, बाजार प्रवृत्ति। तो हमारा बाजार प्रवृत्ति हो जाएगा कि अगर बाजार में एक ही जगह सामान बिक रहा है तो वह एकाधिकार बाजार के अंतर्गत आ जाएगा। तो इस तरीका से यह किस पे डिपेंड कर रहा है? बाजार प्रवृत्ति पे। समष्टि स्तर पर निर्णय कौन लेता है? समष्टि स्तर पर निर्णय कौन लेता है? परिवार, फर्म, राज्य या इनमें से कोई नहीं, है ना। व्यष्टि जो होता है एकाधिकार प्राप्त होता है ना। समष्टि जो हो जाएगा एक फर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फर्म, है ना। तो इस तरीके से अगर समष्टि स्तर पर कौन कार्य करता है? तो फर्म करता है, राज्य और परिवार नहीं करता है। समष्टि अर्थशास्त्र का वैकल्पिक नाम है आय सिद्धांत, उपभोक्ता सिद्धांत, कीमत सिद्धांत या उत्पादक सिद्धांत। तो समष्टि अर्थशास्त्र का जो वैकल्पिक नाम होता है वो होता है आय सिद्धांत। क्या होता है? आय सिद्धांत। समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है कीमत स्तर से, राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादन से, रोजगार स्तर से या इनमें से सभी। तो समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है कीमत स्तर से, राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादन से, रोजगार स्तर से या इनमें से सभी। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादन से। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा आंसर? कीमत स्तर पर होगा नहीं, रोजगार स्तर पर नहीं होगा, है ना। और तो हमारा आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादन करने से। आर्थिक महामंदी काल की अवधि थी 1919 से 1922, 1929 से 1932, 1939 से 1942, 1949 से 1952। तो आर्थिक महामंदी का जो काल था, जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होता है तो विश्व स्तरीय आर्थिक मंदी आती है ना। क्या आता है? विश्व स्तरीय आर्थिक मंदी, जो 1929 के नाम से जाना जाता है। तो हमारा इसमें 1929 बी में है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा।
चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में किसके अनुसार किसी वस्तु की कीमत मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है? निम्न में किसके अनुसार किसी वस्तु की कीमत मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है? बालरस, माल्थस, मार्शल, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो मार्शल जो है निम्न में से किसके अनुसार किसी वस्तु की कीमत मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है? तो मार्शल के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? मार्शल के द्वारा। अतिरेक मांग उत्पन्न होने के निम्न में कौन सा कारण है? अतिरेक मांग उत्पन्न होने के निम्न में से कौन सा कारण है? मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि, करों में कमी, इनमें से सभी। ठीक है, तो अतिरेक मांग उत्पन्न होने के कारण सभी होगा, क्योंकि मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि अगर होगा तो सार्वजनिक व्यय में वृद्धि होगा, करों में कमी आएगा, है ना। तो अतिरेक मांग उत्पन्न होने के जो कारण होगा, ज्यादा से ज्यादा मांग जो है बढ़ जाएगा। ऊंचा मूल्य जो होगा, कम पूर्ति, अधिक मांग, समान पूर्ति, कम मांग। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कि अगर कोई वस्तु का दाम ज्यादा हो जाता है ना, तो उसका मांग जो होता है वो कम जाता है। क्या हो जाता है? मांग कम हो जाता है। ठीक है, तो यह मेरा दूसरा वीडियो था और इसका जो पार्ट 3 है फिर हम बना देंगे। थैंक यू मेरे वीडियो को देखने के लिए। लाइक और कमेंट करना ना भूले, सब्सक्राइब जरूर करें अगर नए हैं तो। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो